अगली बार हम कॉम्प्लिकेशंस पे बात करेंगे डायबिटीज। और आज की जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की, वो एक ऐसी इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जिस पे अब हमेशा बात नहीं करते हैं, वो इग्नोर हो जाती है। हम जो है ज़्यादातर रेटिनोपैथी, आंखों की दिक्कत के बारे में, किडनीज की दिक्कत के बारे में, दिल की दिक्कत के बारे में, इन सब बारे में ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन एक इक्वली इम्पोर्टेंट और एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो इग्नोर हो जाती है हमारी कन्वर्सेशन में, आज का सेशन मैंने उस पर रखा है। तो ये कॉम्प्लिकेशन क्या है? डायबिटिक फुट। तो आप में से कितने लोगों ने डायबिटिक फुट के बारे में सुना है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको कभी आपकी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस करी? स्वर्ण जी, आप जानती हैं डायबिटिक फुट के बारे में? आपका म्यूट है मैम, आपका आपका म्यूट है। हाँ, मैं सुनी हूँ, और हम दोनों डायबिटिक है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही डायबिटिक। हाँ, So I'm very careful for my husband because he has really very high sugar. कभी डायबिटिक फुट या फुट अल्सर तो नहीं हुआ आपको या आपके हस्बैंड को? नहीं, ओके, गुड। thankfully not. सुरेंद्र जी भी जुड़ गए हैं अभी हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आज हम बात करेंगे डायबिटिक फुट के बारे में। डायबिटिक फूड या डायबिटिक फुट। फुट, अच्छा। हाँ, इसको डायबिटिक फुट ऐसे हमारी लेमन टर्म में बोलते हैं। वैसे तो ये डायबिटिक फुट अल्सर्स, डायबिटिक नॉन हीलिंग फुट अल्सर्स जो वो बोलते। तो इसमें क्या स्पेशल बात है, इसमें क्या खास है कि पैरों में जो अल्सर हो रहे हैं उस पर बात करने के लिए, उसके लिए सेशन करने की क्या जरूरत है? तो ये इसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ आपको दे दूं कि डायबिटिक फुट अल्सर एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है शुगर की, डायबिटीज की, which is the leading cause of non-traumatic limb amputation। कि अगर किसी को कोई, ज्यादातर लिम्ब एम्पुटेशंस की होती हैं, एक्सीडेंट हो गया किसी का, पैरों में चोट लगी, पैरों की हड्डियां टूट गई, या कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर है, तो उस केस में लिम्ब एम्पुटेशन करते हैं। अगर हम वो कैटेगरी को अलग कर दें, एक्सीडेंट वाली कैटेगरीज को अलग कर दें, तो उसके बाद जो लिम्ब एम्पुटेशन होने का लीडिंग कॉज है वो डायबिटीज फुट अल्सर। तो मतलब ये इतना सीरियस कॉम्प्लिकेशन है दैट कैन, इफ निग्लेक्टेड, इफ नॉट टेकन केयर ऑफ, दैट कैन लीड टू योर लिम्ब एम्पुटेशन। पैर भी काटना पड़ सकता है अगर इस प्रॉब्लम को ध्यान ना दिया जाए। तो अभी का डाटा है, एवरी 30 सेकेंड्स, हर 30 सेकेंड में इस दुनिया में किसी न किसी आदमी का, बीट मेल और फीमेल, फुट एम्पुटेशन होता है ड्यू टू डायबिटीज। या तो पूरा पैर एम्पुटेट करते हैं, या फिर पैर का कोई टोस, उंगलियां जो नेक्रोसिस हो गया, जहाँ पे गैंग्रीन हो गया, वो एम्पुटेट करना पड़ता है। So this is the real data and this is a very serious complication of diabetes. So मेरा काम आपको डराना नहीं है, लेकिन आपको ये कितने बड़ी सीरियस कंडीशन है, कितनी सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, इस बारे में मैं आपको बता दूं। तो ये ऐसा होता क्यों है, क्यों लोगों के पैर काटने पड़ जाते हैं, कि इतनी भी बड़ी दिक्कत कैसे हो जाती है कि इतना सीरियस डॉक्टर्स डिसीजन लेते हैं कि पैर ही काट दो। तो इसके बारे में आज बात करेंगे, और हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं डायबिटीज को। जैसे मैम ने कहा कि अभी तक तो फॉर्चुनेटली गॉड विलिंग कभी ऐसा हुआ नहीं, और आगे भी ऐसा ना हो, तो ये हम कैसे मेक श्योर करें। तो डायबिटिक फुट अल्सर जो है, ये बेसिकली एक पैरों की बीमारी है। आई विल जस्ट शो यू विद सम पिक्चर्स, जस्ट अ सेकेंड। ये शुरुआत इसकी बहुत मामूली तरीके से होती है। आप अगर अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो तो आपको एक पिक्चर दिखेगा। अब देखिए, ये आमतौर पे जब
हर किसी के 30-40 साल 50 साल के बाद पैरों की कंडीशन कुछ इस तरह दिखती है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ये फोटो? तो ये क्या है, ये मामूली सा कैलस है, मामूली सा कॉर्न्स हो जाते हैं, कैलस हो जाते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि कभी आपके पैरों में ऐसे होगा। ज्यादातर ऐसे होने इस तरह की कंडीशन होने का कारण क्या होता है कि हम नंगे पैर चलते हैं। जब हमारी जो सरफेस पे हम चल रहे हैं वो बार उस पर फ्रिक्शन होने से मल्टीपल टाइम इस तरह के कैलस, इस तरह के कॉर्न्स हो सकते हैं। ये सब आपने देखे होंगे लाइफ में। एक तो ये कैलस और कॉर्न डायबिटीज के मरीज जब इस पे पूरा ध्यान नहीं करते, इस पे फोकस नहीं करते, तो ये फर्दर इसमें फुट अल्सर होने की रिस्क रहता है। दूसरा क्या रिस्क होता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, जब 10 साल 15 साल 20 साल डायबिटीज हो जाती है हमें, तो उस समय आपने सुना होगा दो चीजें होती है, आपके डॉक्टर आपको बताते होंगे कि न्यूरोपैथी का मतलब जो हमारे शरीर में नर्व्स है, जो सेंसेशन जिनसे हमें फील होता है, जिससे हमें ठंडा गर्म फील होता है, जिससे हमें पेन फील होती है शरीर में, वो कौन हमें करवाता है? हमारे शरीर की नर्व्स। तो ये नर्व्स पूरे शरीर में फैली हैं, सर से लेके पैर तक। जब भी कोई चीज गर्म सरफेस को हम टच करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये गर्म है। वो कैसे पता चलता है? कि हमारे जो उस पार्ट की नर्व्स हैं वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं कि ये चीज गर्म है, और ब्रेन हमें वापस सिग्नल भेजता है कि अपना हाथ वहां से हटा लीजिए, अपना पैर वहां से हटा लीजिए, ये चीज गर्म है, आपको इससे दिक्कत हो रही है। या आपने किसी कांटे पे पैर रख दिया, या आपने किसी शीशे पे पैर रख दिया, तो वो जो चुभन हो रही है, वो चुभन हमारे शरीर में कैसे परसीव होती है? एज ए पेन। तो वो नर्व्स एज ए पेन मैसेज लेके पेन परसीव करती हैं, और वो मैसेज हमारे दिमाग को देती है, और हमारा दिमाग हमको वापस मैसेज करता है कि ये पैर फटाफट उठा लीजिए, ये हार्मफुल है, आपका पैर इस चीज पे पैर रखें। तो ये सारा काम, ये सारी सेंसेशंस हमें कैसे महसूस होती हैं? शरीर में नर्व्स के द्वारा। अब डायबिटीज में क्या होता है? लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज 10 साल 15 साल होने की वजह से एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि हमारी नर्व्स जो है वो वीकन हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है, एंड एक स्टेज पे जाके नर्व्स काम करना बंद कर देती है, स्पेशली जो हमारे लोअर लिम्स है, पैरों में। इन जगहों पे जो नर्व्स हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं, और या फिर उनका काम करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा होगा कि अगर मैंने किसी गर्म चीज पे पैर रखा तो मेरी नर्व्स वहां पे काम नहीं कर रही, तो मेरे को वो गर्म होने की फीलिंग महसूस नहीं होगी, या अगर होगी तो वो मैसेज आने तक थोड़ी देर हो जाएगी। जैसे मैं पहले जवानी में ऐसे पैर रखते ही मेरे को एकदम से पता चलता था और मैं पैर हटा लेता था, अब मेरे को वो पैर हटाने में थोड़ा डिले हो जाएगा। या जिन केसेस में नर्व्स बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं, वो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये गर्म है या ठंडा है, और उसका रिजल्ट क्या होगा? वो एरिया में इंजरी हो जाएगी। आपने मान लीजिए किसी शार्प चीज पे पैर रख दिया, वहां कट लग गया, वो कट की सेंसेशन आपको महसूस नहीं हुई, और वहां पे कट लगा रहा, आपको पता ही नहीं चला कि मेरे पैर पे कट लगा है, मेरे पैर पे कोई गर्म चीज से जल गया है। जब तक आपको पता चलेगा काफी देर हो गई होगी, क्योंकि आप को कोई ऐसा पेन या कोई ऐसी चीज महसूस नहीं हुई, आपने इमीडिएटली चेक नहीं करा, और वो चेक करा आपने बाई चांस, और तब तक हो सकता है 1 दिन हो गया या कुछ घंटे हो गए, तब तक वो जो वुंड है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। अब ये हो गया कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारे अंग में किसी हिस्से में कोई दिक्कत हुई है। अब दूसरी कॉम्प्लिकेशन इसी के साथ जो जुड़ी हुई है वो है कि हमारे जो खून की नलियां हैं, जिनका वेसल, ब्लड वेसल्स हैं, जिनका काम है ब्लड सप्लाई करना, सर से लेके पैर तक जो ब्लड सप्लाई करती हैं, वो खून की नलियां में जमावट होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि डायबिटीज के जो जितने भी मरीज हैं, एक समय के बाद उनको ब्लड थिनर दिया जाता है, एक समय के बाद उनको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन दी जाती है। ये इसलिए दी जाती है कि आपके खून में जो वो जमावट ना रहे, और खून जो है वो थिक ना हो,
खून की जो विस्कोसिटी है वो लिक्विड ही रहे, वो थिकनेस उसमें ना आए। देखिए डायबिटीज का एक और चीज इसमें मैं बता दूं, हमें नुकसान क्या है, अगर अगर हम लेमन टर्म में बोले तो डायबिटीज क्या है, हमारे खून में शुगर का बढ़ जाना, राइट। तो हमारे खून में शुगर ही तो बढ़ी है, इससे इससे मुसीबत क्या है, इससे दिक्कत क्या है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब वही है। खून में ब्लड शुगर ही तो बढ़ा है, इसमें चलो क्या आगे होगा, करो थोड़ा। ऐसी दिक्कत क्या हो। तो एक एक बस। कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ हाँ जिससे आप समझ सकें, ये मेडिकल टर्म्स में अप्रोप्रिएट तो नहीं है लेकिन इससे समझ आ जाती है कि मान लीजिए आपने एक बाउल में आधा बाउल पानी से भर दिया। अब उस बाउल में जो इसका पानी ये तो है वही है। उसकी स्टेट क्या है, वो लिक्विड स्टेट में है। बिल्कुल नाम। सर रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ी का। आवाज करना ऊंची। मैं ऊंचा बोलता हूँ सर, आपको आवाज आएगी। ओ सॉरी, आई वाज आस्किंग माय वाइफ टू डू इट। नहीं मैं ऊंचा बोलता हूँ, आपको आवाज। तो अगर मान लीजिए आपने एक बाउल में पानी भर के रख लिया, तो वो पानी का जो स्टेट है, विस्कोसिटी है, वो लिक्विड है। अब इसी बाउल में आपने 2 चम्मच चीनी डाल दी। अब चीनी डाल के उसको घोल के आप थोड़ी देर रख दीजिए। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो पानी का घोल जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब ये गाढ़ा पानी को अगर आप पाइप में डालेंगे या किसी सर्कुलर चीज में डालेंगे, तो अगर आप खाली पानी डालेंगे तो उसकी वेलोसिटी आगे जाने की जल्दी से चला जाएगा। अगर यही गाढ़ा पानी आप डालेंगे तो धीरे धीरे जाएगा। तो ऐसा ही हमारे खून में, ब्लड वेसल्स में होता है। जब शुगर, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है तो हमारा खून जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ जब चर्बी, लिपिड्स मिलते हैं उसके साथ, तो वो गाढ़ापन, वो जमावट क्लॉटिंग में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो छोटे छोटे क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। यही क्लॉट्स अगर दिल में जाएंगे, दिल की आर्टरीज को ब्लॉक करेंगे, तो हमें हार्ट अटैक हो जाएगा। यही क्लॉट्स अगर हमारे दिमाग में जाएंगे, दिमाग की आर्टरीज को ब्लॉक करेंगे, तो हमें स्ट्रोक हो जाएगा। यही क्लॉट्स अगर हमारी किडनी में जाके ब्लॉकेज करेंगे, तो किडनी का फंक्शन जो है वो इम्पेयर हो जाएगा। और यही क्लॉट्स जब हमारी आंखों की ब्लड वेसल में जाएंगे, जो कि बहुत पतली पतली होती है, वो तो एकदम से ब्लॉक हो जाती है। तो इसलिए हमारा जो विजन है वो कम होना शुरू हो जाता है, हमारा विजन लॉस होना शुरू हो जाता है। तो अब यही धीरे धीरे खून गाढ़ा होते हुए, क्लॉटिंग होते होते हमारे पैरों की जो खून की नलियां हैं वहां पे भी ये जमावट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खून जो है पूरी तरह, जितना खून पैरों में जाना चाहिए उतना खून नहीं जा पाता। अब अगर हमारे सेल्स में, पैरों के सेल्स को उतना खून नहीं मिलेगा, तो मतलब उनका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, ताकत जो आती है उनको, सेल्स को, वो बराबर नहीं मिलेगी। तो मतलब उनका जो काम करने की क्षमता है सेल्स की, वो कम हो जाएगी। अब पहले हमें क्या हुआ, हमें एक कट लग गया। कट लगने का हमें कुछ मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे जो नर्व्स थे वो प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। हमें जो पेन महसूस होनी थी वो हुई नहीं, और हमें टाइमली उस कट का पता नहीं चला। अब कट लग गया, जो कट की हीलिंग होनी थी वो तब होनी थी जब वहां पे अच्छे से ब्लड सप्लाई जाती। अब वो ब्लड सप्लाई भी कम जा रही है, तो वो हीलिंग भी प्रॉपर नहीं हो पा रही। तो वो वुंड जो है, वो छोटा सा वुंड एक बड़े वुंड में कन्वर्ट हो जाता है। आपने सुना होगा अक्सर कि शुगर के मरीज का जख्म जल्दी हील नहीं होता है, वो इसी वजह से नहीं होता है। एक तो हमें जख्म का अच्छी टाइम से पता नहीं चलता, और दूसरा वो जख्म हील होने के लिए जो हमारे शरीर के अंदर से हीलिंग पावर्स हैं, जो हमें खून के द्वारा मिलती हैं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग, वो टाइम से वहां पे पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वो उनकी ब्लड सप्लाई कम होगी। तो वो जो छोटा सा वुंड बना था वो धीरे 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 बड़ा होता जाता, राइट। तो न्यूरोपैथी कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पैरों की सेंसेशन कम हो गई। हमारे जो पैरों के प्रेशर पॉइंट्स हैं, हम हर एक पैर के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। अगर आप अपने पैर के पीछे का हिस्सा देखोगे, तो टोज के नीचे जो बोनी पार्ट होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है, वो हमारे प्रेशर पॉइंट्स है, राइट, जहाँ हमारा सरफेस के साथ टच होता है।
इसी तरह ये टोज के नीचे के जो एरिया है ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं जो जमीन के साथ लगते हैं, और पीछे की हड्डी जो होती है, हील होती है, वो हमारा प्रेशर पॉइंट है जो सरफेस के साथ लगता है। तो न्यूरोपैथी में क्या होगा कि ये एरिया की जो सेंसेशन है जब आप सरफेस को टच करते हैं, इस एरिया की सेंसेशन, इस एरिया की सेंसेशन, इस एरिया की सेंसेशन कम हो जाने की वजह से यहाँ पे छोटे छोटे कैलस, कैलस मतलब बार बार फ्रिक्शन होने से जो हमें पता नहीं चल रहा, वो वहाँ की स्किन थिक होती जाती है, थिकनेस बढ़ती जाती है, जैसे कि ये फोटो मैंने अभी आपको दिखाई। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह के स्किन की जो अल्ट्रेशन है होना शुरू हो जाता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं, मेरे को इसलिए पता है क्योंकि बहुत सारे मरीज आके बताते हैं, और मेरी मम्मी भी एक दो बार ऐसा कर रही थी। तो वो क्या करते हैं, ये छोटे छोटे कांस होते हैं, ये घर पे ही कैंची से या चाकू से काटना शुरू कर देते हैं। तो ये जो स्किन है ऐसे बन जाती है, इसका वो घर पे ही इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्योंकि ये स्किन तो डेड स्किन होती है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा भी काटेंगे हमें कुछ महसूस नहीं होता, तो हमें लगता है कि हमने ठीक कर लिया। लेकिन इस वाली स्किन के अभी भी जो अंदर के कनेक्शन हैं वो जुड़े हुए हैं, और अगर हम उसको कट कर देंगे अनस्टेराइल ब्लेड से या कैंची से, तो वो इन्फेक्शन जो कैंची पे थी, ब्लेड पे थी, वो अंदर के सेल्स में चलता है। तो मतलब बाहर से इन्फेक्शन अंदर चली। और क्या कारण हो सकता है ऐसे इन्फेक्शन का, इस तरह के इन्फेक्शन का? अक्सर आपने देखा होगा कि हम पैर के जब नेल्स काटते हैं या हाथ के नेल्स काटते हैं, तो कुछ दिन के बाद हमें साइड्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, या रेडनेस होना शुरू हो जाती है, या कई बार हमें पस पड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने वो जो नेल्स हैं वो सही तरीके से काटे नहीं, साइड्स के जो पार्ट्स हैं वो शार्प करके हमने छोड़ दिए, और वो शार्पनेस जो है वो बगल की स्किन में चुभती है, और जब चुभती है तो वहाँ पानी पड़ने का चांस रहता है, वहाँ पस होने का चांस रहता है। तो शुगर के मरीज को जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो वहाँ से इन्फेक्शन जो हो रही है पस की, वो हीलिंग होने में टाइम लगेगा, और जब तक वो हील डिले हो रही है, वो इन्फेक्शन वहाँ से फैल के नियर बाय एरिया में स्प्रेड हो जाएगा। ऐश्वर्या बंद कर। ठीक है। अब एक और चीज होती है, क्योंकि हिंदुस्तान में अक्सर घरों में चूहे रहते हैं, पेट्स होते हैं, तो वो जो रोडेंट्स हैं कभी काट लिया उन्होंने, हमें पता ही नहीं चला, और वो उनके काटने से इन्फेक्शन पैरों में बढ़ गया। या हमारे पेट्स होते हैं, वो खेलते समय कभी पंजा लगा दें या कभी दांत लगा दें, तो हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं, उसका एकदम अच्छे से केयर नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है छोटा सा इंजेक्शन तो लगा लिए, लेकिन वो जो जख्म रह गया, क्योंकि हम शुगर के मरीज हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है। हर बार हम एंटीबायोटिक तो खाते नहीं। तो इस तरह की जो छोटे छोटे कारण हैं, छोटे छोटे जो जख्म हैं, छोटे छोटे जो कैलस हैं, अल्टीमेटली ये एक बड़े बड़े वुंड में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में ना हो, अगर आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल। और जब ये बड़े हो जाएंगे साइज में, तो उस समय उनको फुट अल्सर बोलते हैं। फुट अल्सर, डायबिटीज फुट अल्सर बोलते हैं। जो कुछ इस तरह दिखते हैं, थोड़ी सी इमेजेस डिस्टर्बिंग हो सकती है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक आधी पिक्चर मैं आपको दिखा दूं ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सको अगर आपको ऐसा कभी महसूस हुआ तो। एक मिनट में आपके साथ शेयर करता हूं। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग पिक्चर्स है, लेकिन ये आपने अपने दिमाग में रखना है कि ये जो प्रेशर पॉइंट्स में छोटे छोटे कैलस हो जाते हैं, ये बाद में इस तरह का बड़ा वूंड बन सकते हैं। हाँ, तो जो लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन को, वो अपने समझ में रखिए, क्योंकि इस तरह की चीजें हो सकती हैं।
और जब ये वुंड इस स्टेज पे पहुंच गया तो फिर इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ही होता है, घर पे नहीं होता। और इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है क्योंकि ये वुंड यहाँ से इन्फेक्शन जो है पीछे पैर में स्प्रेड करना शुरू हो गई है। तो अब ये हमें समझ आ गया कि हम जिनको डायबिटीज है वो सब लोग इस तरह के फुट अल्सर, इस तरह के वुंड होने के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं, किस किस वजह से उनको ये सब हो सकता है। सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल्स फॉर लॉन्ग टाइम। ये नहीं कि अभी जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ दिनों के लिए हमारा शुगर फ्लक्चुएट करता ही है, स्ट्रेस लेवल से है, अच्छे से एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, अच्छे से दवाइयाँ भी डॉक्टर से रूटीन मीटिंग नहीं हो पा रही, तो दवाइयों का डोज से समझ नहीं आ रहा, तो ये 10-12 दिन ये थोड़ा फ्लक्चुएशन होएगा, उसके बाद आप वापस नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। ये इस पे आप ज्यादा घबराइएगा नहीं। लेकिन लंबे समय तक अगर 3 महीने 4 महीने, जैसे आपका HbA1c जो था अभी 7 था और अगले 3 महीने में वो 9 पहुंच गया, हाँ, और फिर उसके बाद 9 पे रह रहा है, 8 पे रह रहा है, तो मतलब ये आपका कंट्रोल में नहीं है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल डायबिटीज, बेयर फुट वॉकिंग, कुछ लोगों में पहले अभी तो नहीं क्योंकि हम शहर में रहते हैं, गांव में अभी भी कुछ लोग हैं जो सुबह सैर करने जाते हैं तो घास पे नंगे पैर चलना पसंद करते हैं, हाँ, तो वो हमारे लिए एडवाइजेबल नहीं है। नंगे पैर नहीं चलना है, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा जो पैरों का एग्जामिनेशन है वो हम डेली नहीं करते हैं, राइट। सो फुट एग्जामिनेशन हर कोई हर दिन नहीं करता है, जबकि ये रेकमेंडेड है हर डायबिटिक मरीज के लिए। आपके जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं जब भी आप उनसे मिलें, अगर वो अच्छे से आपको समय दे पा रहे हैं, अच्छे से समझा पा रहे हैं, तो वो हमेशा इस बात पे जोर देंगे कि आप अपना फुट केयर, फुट एग्जामिनेशन डेली करिए, जो कि हम मिस आउट कर जाते हैं। मिस आउट कर जाते हैं तो वही जो मैंने पहले बात करी थी, कट लग गया, हमें पता नहीं चला, 2-3 दिन के बाद देखा तो वो कट में पस पड़ गई, इन्फेक्शन हो गई, फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अब जो हम अगला पार्ट डिस्कस करेंगे कि ये पैरों पे एग्जामिनेशन कैसे करना है, इनकी देखभाल कैसे करनी है, डेली रूटीन में हमें क्या करना है। इट टेक्स 5 मिनट्स, हर दिन हमें 5 मिनट लगते हैं और हम 5 मिनट में अपने पैरों को A to Z एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, टेक केयर कर सकते हैं और अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हमें पहले ही पता चल रहा है, हम पहली स्टेज पे ही उसको रोक दें, आगे बढ़ने ना पाए। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक और चीज शेयर कर रहा हूँ। तो ये रहा हमारा। तो सबसे पहले चीज, इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, इससे भी पहले हमारी सॉक्स, सॉरी, इससे पहले हम आते हैं कि सुबह उठ के करना क्या। तो सबसे पहले सुबह जब आप नहाते हैं या अपने जैसे भी रोज का आपकी रूटीन है, उस रूटीन में पैरों का साफ करना ये आपका हैबिट होना ही चाहिए। हम कई बार नहाते हुए पूरे शरीर को साफ कर लेते हैं, साबुन लगाते हैं, पैर हमारे रह जाते हैं। तो मेक श्योर करिए कि हर दिन सुबह नहाते समय या दिन के जिस समय भी आप नहाते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो पैरों को भी अच्छे से साबुन के साथ साफ करके पानी से धो लीजिए। धोने के बाद सॉफ्ट टॉवल से, आपका टॉवल अलग होना चाहिए फैमिली मेंबर्स से, वो सॉफ्ट टॉवल से आपने पूरे पैर को ड्राई करना है। गीला पैर हमें नहीं रखना है। गीला पैर रखने के नुकसान आपको पता ही होंगे। उंगलियों के बीच में जब मॉइस्चर रह जाता है तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्पेशली जब आप पैर साफ करते हैं तो उंगलियों के बीच में टॉवल से उसको जरूर ड्राई करिए, क्योंकि अगर वो उंगलियों के बीच में बिटवीन द टोज मॉइस्चर रह गया तो लंबे समय तक वो मॉइस्चर रह गया तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अच्छे सॉफ्ट टॉवल से, ड्राई टॉवल से आपको
पैर साफ करने हैं, पैर पोंछने हैं। उसके बाद आपने पैरों का एग्जामिनेशन करना है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैर को देखना है, तो सामने से तो पैर दिख जाएगा हमें कि मेरा ऊपर के पैर के हिस्से में क्या कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ कट तो नहीं है, लेकिन पीछे का नहीं देख पाएंगे आप। तो उसके लिए क्या करना है हमको, दो चीजें हैं। या तो आपकी वाइफ या हस्बैंड या फैमिली मेंबर्स आपके साथ हो तो वो हेल्प कर सकते हैं, उनको पैर उठा के दिखा दीजिए अपने दोनों। या फिर अगर कोई हेल्प नहीं है तो अपने पैर को मिरर के सामने ले जाइए, मिरर के सामने अपना पैर उठा के तो आप देख सकते हैं कि पैर के पिछले हिस्से में कोई कैलस, कोई कॉर्न, कोई कट, कोई ब्लिस्टर तो नहीं। तो ये चेकिंग आपने हर दिन करनी है। हर दिन पैर को साबुन से धो के साफ टॉवल, ड्राई टॉवल से उसको क्लीन करना है, स्पेशली बिटवीन दी टोज। टोज के बीच में जो अंदर छुपे हुई जगह होती हैं वहां पे उसको जरूर ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद पैर को शीशे के सामने ले जाएं या अपने फैमिली मेंबर को दिखाएं पैर का पीछे का हिस्सा, सोल जो है, और उसमें ध्यान किन चीजों पे देना है कि कोई कैलस तो नहीं है, कोई कॉर्न तो नहीं है, कोई ब्लिस्टर तो नहीं है, कोई कट तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है। इन चीजों का आपने ध्यान देना है। फटी हुई एड़ियां इस तरह की, ये भी आपके इन्फेक्शन लेटर ऑन डायबिटिक फुट अल्सर बनने का एक कारण है। कई लोग इन फटी हुई एड़ियों को रगड़ते हैं, तो जो स्किन निकल रही होती है उसको रगड़ रगड़ के वो निकाल देते हैं, तो वो नहीं करना है आपने। वो कट लगा सकते हैं आपके पैरों में, वो फर्दर ये कंडीशन को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं, वो नहीं करना। तो क्या करना है हमने, अच्छी मॉइस्चराइजर क्रीम रोज पैर धोने के बाद, पैर साफ करने के बाद पैरों पे लगानी है। या फिर इन फटी हुई एड़ियों की अलग से क्रीम्स आती हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। तो मेक श्योर करना है कि आपकी स्किन में कोई क्रैक ना हो, आपकी स्किन एकदम स्मूथ बनी रहे। तो ये एक मैंने इस पिक्चर में दिखाया है कि सबसे पहले आप पानी से, तो ये यहाँ पे ल्यूक वार्म वाटर लिखा है, मेरी सलाह आप सबके लिए यह है कि नॉर्मल टैप का पानी जो है उसी से साफ करें, क्योंकि पानी कितना गर्म है कितना ठंडा है अगर आपको न्यूरोपैथी है तो आपको समझ नहीं आएगी। तो मेक श्योर करें कि पानी आपका नॉर्मल टैप वाटर हो, उसमें साबुन डाल के आप पैर साफ करिए। उसके बाद वो पैर को अच्छे तौलिए से ड्राई करिए, बिटवीन द टोज उसको साफ करिए। उसके बाद कोई मॉइस्चराइजर है, वैसलीन है, वो पैरों पे लगाइए। अपने पैरों की जांच करिए हर दिन, कोई ब्लिस्टर तो नहीं है, कोई कट तो नहीं। फिर आता है नेल्स, पैरों के जो नेल हैं उनको काटिए सीधे तरीके से। हाँ, तो हम साइड से नहीं काटेंगे कभी भी नेल्स, साइड वाले नहीं काटेंगे, सिर्फ आगे से काटेंगे ताकि जो नेल है वो सीधा ग्रो हो। तो कभी भी नेल्स जब काटें आप तो साइड वाले नेल्स ना काटें, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में उनको काटिए आगे से, उसी तरह से वो नेल फर्दर ग्रो करेगा, सीधा बाहर की तरफ ग्रो करेगा, साइड्स में ग्रो नहीं करेगा। तो ये एक काम आपने कर। उसके बाद आ जाता है कि हमने किस तरह की सॉक्स पहननी है, किस तरह के शूज पहनने। तो सॉक्स का भी एक स्पेशल गाइडलाइंस है। तो मेक श्योर करें, सबसे पहले सबसे जरूरी ये चीज है कि सॉक आपकी, जुराबें आपकी टाइट ना हो। ऊपर से जब ऊपर का जो धागा रबड़ एरिया रहता है वो रिलैक्स्ड हो, वो टाइट ना हो, क्योंकि टाइट होने से फर्दर वो आपका ब्लड सप्लाई जो है पैरों में जो जा रहा है उसको हिंडर करेगा, वो ब्लड सप्लाई को अक्लूड करेगा। तो आपका पहले भी ब्लड सप्लाई कम हो रहा है शुगर की वजह से, फर्दर आप कोई टाइट सॉक्स जुराब पहन लेंगे तो आगे दिन में आपका पैरों में जो खून जा रहा है वो कम हो जाएगा। उसी तरह जो हील एरिया है, हील एरिया में जो सॉक्स है वो थोड़ी सी कुशन होनी चाहिए, थोड़ी सी पैडेड होनी चाहिए। एकदम पतली सॉक्स ना पहने, थोड़ा सा मोटी सॉक पहने ताकि आपकी सपोर्ट रहे प्रेशर एरियाज को। हील के एरिया को, आगे के जो टोज के नीचे का एरिया है वहां पे थोड़ा कुशन हो, ताकि जब भी आप पैर जमीन पे रखें तो बीच में थोड़ा सा आपका कुशन जो है वो थोड़ा सा शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करे। जो कपड़ा है सॉक्स का वो स्मूथ होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए। दूसरे जो आजकल वुलन हो
सर्दियों में तो सही है, नहीं तो कॉटन वाला कपड़ा चल रहा है। अब सॉक्स पहन लिया आपने, तो सॉक्स के बाद जो जूता है वो भी आपका कस्टम मेड होना चाहिए। डायबिटिक फुट शूज आते हैं डायबिटिक फुट के लिए, या जितने भी डायबिटीज मरीज के लिए मरीज हैं हमारे, उनके लिए अलग से शूज आते हैं। अपने नॉर्मल पॉइंटेड शू नहीं पहनना है, जो हम कट शूज पहनते हैं आगे से पॉइंटेड होते हैं, वो नहीं पहनना है हमको। मेक श्योर करें कि आपका जो जूता है आगे से जो है राउंड ना हो, पॉइंटेड ना हो। आगे का जो पंजा है वो उसको पूरी तरह अच्छे से कवर करे, और फिर भी थोड़ी सी जगह हो आपके पंजे को मूव करने के लिए। आपने अपना पैर जूते में डाला, फिर भी थोड़ी अंदर जगह होनी चाहिए, थोड़ी एयर कंपार्टमेंट होना चाहिए, ताकि आप अपना पंजा जो है अच्छे से फ्रीली मूव कर सकें। और जो लेंथ है जूते की, एड़ी के बीच में, एड़ी के पीछे 1 उंगली डालने जितनी जगह होनी चाहिए। तो जब भी आप शूज खरीदें, अपना पैर डाल के उसमें देखें, और जो उसका बैक है, आपकी हील है, हील और जो शूज का एंड है, उसमें 1 उंगली जितनी जगह होनी चाहिए, ताकि जब आप अच्छी सॉक पहने तो वो उसके लिए जगह हो, प्रॉपर फिट होने के लिए, टाइट ना हो जाए। अगर आपका जूता टाइट होगा तो अगेन आपकी ब्लड सप्लाई पैर की रुकेगी। अगर आपका जूता पॉइंटेड होगा तो अगेन आपका पंजे का शेप जो है आगे से चेंज होगा, और उनके प्रेशर पॉइंट्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते। तो ये, और एक चीज है कि जितना समय हो सके आप अपने पैर को कुशन में रखिए, जुराब पहन के रखिए, नंगे पैर ना रहें घर पे। चप्पल भी अगर ले तो चप्पल चारों तरफ से कवर करने वाली हो, सैंडल जैसे होती हैं, फ्लैट हो और चारों तरफ से कवर करने वाली हो। अब एक चीज और हम कर सकते हैं, जो है पैरों की एक्सरसाइज। सुबह जब हम उठते हैं, अभी मैं सुनिंदर जी से कन्नमपुरी से बात कर रहा था पहले, तो हम एक किसी और अलग टॉपिक पे बात कर रहे थे, लेकिन ये भी एप्लीकेबल है उस पर। सुबह जब हम उठते हैं तो हमें उठने से पहले, बिस्तर छोड़ने से पहले कुछ एक्सरसाइज करनी है पैरों की, जैसे आप अभी पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये क्या है, लेटे लेटे ही करनी है, इसके लिए उठना नहीं है। तो इसमें क्या करना है, आपने लेटे लेटे अपने 4 मूवमेंट्स करनी है, 5 मूवमेंट्स करनी है। तो पहले जो पैर है, मान लीजिए आपके पैर ऐसे हैं, तो पहले उसको थोड़ा सा फ्लेक्स करिए अच्छे से सामने की तरफ, स्ट्रेचिंग करिए पैर की सामने की तरफ। अभी बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। तो सामने की तरफ पैर की स्ट्रेचिंग करिए अच्छे से, कुछ सेकंड, 30 सेकंड के लिए उसको ऐसे रहने दें। फिर आप वापस पीछे की तरफ उसको स्ट्रेच करिए। मान लीजिए ये मेरे हाथ पैर हैं, तो अब मैं पैरों को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये 30 सेकंड्स के लिए करना है। फिर आगे की तरफ करना है 30 सेकंड्स के लिए। फिर हमने साइड वाइज करना है, बाहर की तरफ करना है, पैरों को बाहर की तरफ करना है। और 30 सेकंड के बाद पैरों को हमने अंदर की तरफ करना है, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो सामने, पीछे, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, ये मोशन को अब आपने इस मोशन में रोटेट करने हैं अपने पैर। हाँ, तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ और एक बार क्लॉकवाइज अंदर की तरफ। तो ये एक्सरसाइज आपने सुबह उठ के 5 मिनट के लिए करनी है। ये एक्सरसाइज आपके पैरों में ब्लड रश सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, आपके पैरों के टिश्यूज को, सेल्स को हेल्दी रखेगा। और दिन में कभी भी घर पे बैठे बैठे हर 3-4 घंटे में एक बार ये जरूर करना है। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये 4 जो हमने मूवमेंट सीखी हैं अभी, ये हर दिन आप सुबह उठ के बिस्तर छोड़ने से पहले ये 4 मूवमेंट्स आप जरूर करेंगे। बैठे बैठे भी दिन में ये मूवमेंट आप करते रहिए। इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है पैरों में बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगी, और आपके टिश्यूज जो हैं पैर के आगे के, ऊपर के और डॉर्सम एरिया के, नीचे के हेल्दी रहेंगे। हेल्दी रहेंगे तो कल को कोई कट लगेगा तो हीलिंग अच्छे से होगी।
हीलिंग अच्छे से होगी तो हमारा जो एम है कि हमें अपने पैरों पे कोई डायबिटिक फुट अल्सर नहीं होने देना है, वो हम उसमें सक्सेस मिलेगी, उसमें हम सक्सीड होंगे। तो ये एक सिंपल सा एक टॉपिक था कि फुट अल्सर क्या होता है, इसके होने के क्या कारण हैं और इससे बचा कैसे जाए। ये मैंने अभी बताया। अभी मैं आपके क्वेश्चंस इस पे लेना चाहूँगा। जी मैम। हाँ, मैं एक चीज नोट किया कि मेरे हस्बैंड ना घर में स्लीपर पहन के चल नहीं पाते, क्योंकि उनके स्लीपर पैर से चला जाता है, ग्रिपिंग नहीं है। तो हमेशा उनका वो जो कॉरिडोर में भी वॉक कराते, विदाउट इन विंटर भी ना मैक्सिमम थोड़ा सॉफ्ट पहना सकते, चप्पल नहीं। अगर बाहर जाते डॉक्टर के पास तब तो एक शू पहना देते हैं, वो तो निकलता नहीं, लेकिन अदरवाइज चप्पल पैर से निकल रही है, काफी दिन से है। इसके लिए मैम स्पेशल शूज आते हैं घर पे पहनने के लिए या बाहर पहनने के लिए। हाँ? मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, इस तरह का शूज आप ले सकते हो। एक मिनट, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन। हाँ, एक सेकंड। आप देख सकती हैं। हाँ, तो इस तरह की सैंडल्स आती हैं कस्टम मेड घर में पहनने के लिए, और ये आप बाहर भी पहन सकते हैं। तो नहीं, हाँ जी बताइए। उनका एक वो कहते हैं कि गर्मी में जूता नहीं पहनना है घर पे, हाँ तो उनको गर्मी लगती है, तो पैर में थोड़ा जैसे हमने बर्निंग सब वो ठंडा उनको। लेकिन ठीक है, समर के लिए तो वो ऐसा है, बेयर फुट से भी वॉक थोड़ा घर इधर इस कमरे से उस कमरे में सकते, हाँ, घर पे कर विंटर में सकते हैं। प्रॉब्लम होती है। हाँ, घर पे कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करिए तभी भी कोई जुराब पहन के रखे। और वो जो उनको गर्म सेंसेशन, ठंडी सेंसेशन, झुंझुनाहट, नमनेस है, ये न्यूरोपैथी की निशानियां हैं। हाँ, तो ये न्यूरोपैथी की निशानियां हैं, इसका मतलब जो नर्व्स है उनके पैरों की वो वीकन हो रही हैं, उनको अभी से देखना पड़ेगा। तो यही एक स्टेज है, यहाँ पे हमारा कट लग जाए, यहाँ पे हम देखभाल ना करें तो फुट अल्सर होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो आपने बहुत ध्यान रखना पड़ेगा घर पे जब वो चलते हैं तो सामने घर मेक श्योर करिए घर के जितने भी फ्लोर हैं वहाँ पे कुछ शार्प चीजें ना हो, हाँ, वो तो करते के हैं ना हाँ। हो। और अगर उनको जूते में गर्मी लगती है तो इस तरह की ओपन सैंडल्स आप उनको उनके लिए ले सकते हैं, उसमें नहीं, हवा सब कुछ लेके देखा, कुछ वो पैर में वो टिक्का नहीं है, टिकता मतलब नहीं। पैर से ग्रिपिंग, पैर में जो हम पकड़ के जो चप्पल पहनते हैं तो जरूर हमारे कोई ग्रिपिंग है तो वो पैर में रहता है, उनका एकदम आउट हो जाता है। तो उनको चप्पल काफी दिन से वो नहीं पहनते घर में। अच्छा, तो हम सॉक्स तो तरह आप तरह से लेके सॉक्स आए। रखिए उनके लिए। और हाँ जिस कमरे में वो चलते हैं वहां पे आप थोड़ा सा कालीन बिछा सकते हाँ, वो देखते हैं हम थोड़ा सा। हैं। हाँ कालीन बिछा सकते हैं, उस पे चलेंगे तो उनका थोड़ा सा कुशनिंग रहेगा पैर। हाँ। जी सर, और कोई सवाल? Tanulpuri, I hope you are taking these precautions. हाँ एग्जैक्टली, मैं तो अभी वैसे डायबिटिक नहीं हूँ, हाँ, still you बट can आई एम टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस इन दिस। even if you are not diabetic, after certain stage, our cells, our nerves, our blood supply, you know, ऑफ कोर्स आई एम टेकिंग इट, are स्पेशली like we are 20 years old, so we can do. ये फीट का केयर तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग आर्मी की सर्विस से भी हम लोग करते रहे हैं। Very good sir, very good. और स्पेशली वो फूड पाउडर भी जब जरूरत पड़ती थी वो भी लगा लेते थे। Yes, yes. So this is very important. सुरेंद्र जी, आप ये रूटीन अभी फॉलो कर रहे हैं कि ये करेंगे आप कल से?
नहीं, मुझे इस रूटीन को तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा पैर क्लीनिंग का प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता है। डेली आई क्लीन माय फुट डेली, और मॉइस्चर भी नहीं, फिंगर्स के बीच में जो मॉइस्चर, दैट क्लीनिंग आई एम डूइंग डेली। बाकी एक्सरसाइजेस तो नहीं करता हूँ, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है कि बेड में बैठ करके और जो डॉक्टर साहब, क्रैम्प्स पड़ते हैं हेलो। लेग्स में। हाँ सर बताइए। यस कर्नल पुरी, टेल मी। हाँ डॉक्टर, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, एंकल के पास तो हल्का हल्का सा कालापन सा आ रहा है, और सर आपकी आवाज कट रही है। हेलो सर, आपकी आवाज कट गई है, वो उनका शायद कनेक्शन चला गया। जी 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 सर। हाँ, मैं कह रहा था एंकल के पास हल्के हल्के स्पॉट से आ रहे हैं, जैसे काले काले स्पॉट आते हैं एंकल से थोड़ा सा, मतलब 1-2 इंच ऊपर तक। तो इज इट ब्लड का जो फ्लो है वो ठीक नहीं है, या क्या, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दैट? बाकी रेस्ट, लेग इज एक्चुअली वेरी फाइन, फीट इज फाइन, but only that portion around the ankle, around just that particular area. वेरियस डिफरेंशियल्स हैं सर, उसमें स्किन का भी इशू हो सकता है, स्किन सरफेस का इन्फेक्शन हो सकता है, और वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक अ पिक्चर एंड शो इट टू मी। यू कैन व्हाट्सएप द पिक्चर टू मी, आई विल जस्ट सी इट एंड देन कम बैक। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। जी सुरेंद्र जी, सॉरी आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, ये बोल रहा था कि क्लीनिंग मेरा रेगुलरली चलता है, और ड्राइंग भी चलता है फिंगर्स के बीच में, और सॉक्स भी मैं नॉर्मली पहन कर रहता हूँ। सुबह विदाउट सॉक्स में नहीं चलता हूँ कहीं। राइट। तो ये दीज थिंग्स आर देयर, और कोई स्वेलिंग या कोई दाग या कोई इस तरह का नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू आस्क, जो आपने टेस्टिंग के लिए बताया ना कि पता नहीं चलता है, फीलिंग नहीं होती है, तो जैसे टेस्टिंग कई बार स्किन डिजीज के लिए करते हैं ना, पिन प्रिक करके देखते हैं, तो पिन प्रिक तो इंजरी कर सकता है। ब्लंट पिन भी होते हैं कई बार जिसमें आगे वो ना हो, उसको प्रिक करके देखना, विल इट नॉट बी अ गुड एग्जामिनेशन ऑफ फुट? That is not advisable to do at home. So see. whenever you go to your diabetologist, it is a routine examination. Foot examination is a routine examination at diabetology center. वहाँ पे वो क्या करते हैं, एक मोनोफिलामेंट होता है सर। It's a very it's like a needle but it's not sharp. Blunt. Blunt. So they check the various pressure points with that needle and they get some readings with it. एक और टेस्ट, उसको वाइब्रेशन परसेप्शन टेस्ट भी बोलते हैं। तो फोक से वो वाइब्रेशन आपको टच कराएंगे, देन दे विल आस्क यू कि कहाँ पे आपको महसूस होना कम हो गया, दे विल नोट द रीडिंग, दैट विल टेल अस कि हाउ मच sensation perception you have in your foot. So that test is being done at the doctor clinic. एक और टेस्ट होता है, उसमें हम 2-3 टेस्ट करते हैं जो आपके रूटीन फुट एग्जामिनेशन में होते हैं। एक तो मोनोफिलामेंट टेस्ट हो गया, दूसरा एक टेस्ट का नाम है ABI, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। तो एक तो हम यहाँ पे ब्लड प्रेशर नोट करेंगे आपका हाथ का, और एक हम पैरों एंकल के ऊपर का ब्लड प्रेशर नोट करेंगे। तो हम देखते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है। तो उसके लिए ब्लड सप्लाई जो ऊपर के अपर बॉडी में है उसमें, और जो ब्लड सप्लाई बॉडी के लोअर पार्ट्स में है, इसमें कोई वेरिएबल तो नहीं है, इसमें डिफरेंस तो नहीं। अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो मतलब पैरों में जो ब्लड सप्लाई है वो कम होगी। एक और टेस्ट होता है इसी तरह का, डॉपलर, पैरों का डॉपलर का टेस्ट होता है। उससे हमें पता चल जाता है कि है पैरों की, उनमें अफ्लूजन तो नहीं है, उनमें ब्लॉकेज तो नहीं है। ये आपके रूटीन टेस्ट होने चाहिए। जब भी आप डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएं तो आप बोले उनको कि ये टेस्ट जरूर करिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं ये पैरों की जो बीमारियां हैं, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज बोलते हैं, तो इस तरफ तो मैं मूव तो नहीं कर रहा हूँ, ये रिस्क मेरा बढ़ तो नहीं रहा। तो ये एक सिंपल से टेस्ट है जो आप हमेशा जाके करवा सकते हैं। घर पे आपको जो एग्जामिनेशन मैंने अभी समझाया आप वैसे करिए। वो हमें एग्जामिनेशन इसलिए करना है ताकि हमें जब कोई कट लग गया या कोई ब्लिस्टर हो गया या कुछ ऐसी एक्यूट प्रॉब्लम हो गई, हम उसका अर्ली डिटेक्शन कर सकें
अर्ली डिटेक्शन करके हम डॉक्टर के पास चले जाएं और उसके जल्दी से इलाज करें, ताकि वो बड़ा बूम ना हो जाए, बड़ी बीमारी ना बन जाए। प्लस जो वार्मथ का और हीटिंग का पता नहीं चलता है। आई थिंक घर में हम लोग कर सकते हैं, एक वार्म पैड लेकर के या वार्म समथिंग कप में किसी भी चीज में गर्म पानी लेकर या समथिंग, उसको जगह डिफरेंट जगह पर टच करा कर देख सकते हैं वेदर आई एम गेटिंग द फीलिंग और नॉट। अगेन सर, आई वुड नॉट एडवाइज दैट, बिकॉज अगर आपको न्यूरोपैथी होना शुरू हो गई है तब आपके सेंसेशन के पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। तो एक गर्म चीज मेरे लिए बिल्कुल भी, जो मैं 1 सेकंड के लिए भी टच नहीं कर सकता हूँ, आप शायद 2 सेकंड के लिए टच कर पाए, तो आपका क्राइटेरिया सेंसेशन का चेंज हो जाएगा। तो अगेन, फॉर चेकिंग वेदर योर नर्व्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, आपकी सेंसेशन प्रॉपर है पैरों में, आई वुड एडवाइज यू नॉट these tests at home, but the test that we discussed इससे पहले, BPT, ABI और डॉपलर, आप ये कराएं, आपको एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा कि इतने परसेंटेज मेरी सेंसेशन कम हो चुकी है, रेदर देन डूइंग हॉट वाटर चेक या कोल्ड वाटर चेक। ये ना करें, क्योंकि इससे आपकी सेंसेशन एक तो अगर खराब हो गई है तो आपका प्रोलॉन्ग हो जाएगा और आपकी फील करने की क्षमता जो है वो कम हो गई है, तो आप हो सकता है अपने पैर को, हाथ को जला लें। इसलिए हम बोलते हैं कि जब आप नहाने जाएं सर्दियों में, पानी एक टब में डाल लें और वो पानी कितना गर्म है या ठंडा है, उंगली डाल के ना चेक करें, बल्कि ये एल्बो डाल के यहाँ से चेक करें। तो ये एरिया थोड़ा स्किन होता है, ये यहाँ पे जलने के चांस कम है। लेकिन क्या आप कौन सी स्टेज में हैं न्यूरोपैथी की, ये जानना है अगर आपको, तो वो ये टेस्ट जो डॉक्टर के क्लिनिक पे होते हैं, बीपीटी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वाइब्रेशन परसेप्शन टेस्ट, इसमें एक मोनोफिलामेंट टेस्ट होता है, ABI, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स टेस्ट, और तीसरा जो टेस्ट है वो कलर डॉपलर टेस्ट। ये करें, आपको एग्जैक्ट मालूम हो जाएगा पैरों में ब्लड सप्लाई कम हो रही है कि नहीं हो रही, पैरों में सेंसेशन कम हो रही है कि नहीं हो रही, या मेरे पैर जो है अभी स्टेज में बिल्कुल ठीक ठाक हैं कि नहीं। ये टेस्ट आप जरूर करें। मेरा ये कहने का मतलब है कि क्लिनिक टेस्ट विल ऑलवेज बी बेटर देन व्हाटएवर टेस्ट्स आर डन एट होम, इवन इफ यू हैव प्रॉपर इक्विपमेंट, देयर यू आर नॉट एक्सपर्ट at home. Yes. Naturally, when you go to the clinic, doctors are there, they are experts of doing tests also, even with proper equipment, so those tests will always be better. What I am saying is that initially when I feel that everything is okay, I feel presently I'm feeling I have got feeling everywhere and it is all right. Now comparatively, if my hands there is warm water, I'm feeling it takes a fraction of a second to feel that the water is hot or warm water. I will not touch it, do it with hot water so that it burns. First it should be done with warm water. So if I get the warm water feeling in my foot also, so I think comparatively things are okay. Comparatively, I will not say it is 100% okay. For 100% results, naturally one has to go to the clinic. Yes, yes. अगर आप वो वाला एक्सपेरिमेंट करना ही चाहते हैं तो आप अपने साथ एक अपने फैमिली मेंबर को बिठाइए, जो जिनमें एज डिफरेंस हो 20 साल का, एंड लेट हिम और हर टेल यू कि उनको कितना फील हुआ वार्म, एंड देन यू टेल कि आपको कितना फील हुआ। दो आदमियों में तो वैसे ही डिफरेंस होता है सर, दो आदमियों में तो वैसे ही डिफरेंस होता है। कोई एक आदमी जल्दी से बोलता है अरे बहुत गर्म है, कोई दूसरा बोलता है अरे नहीं कुछ नहीं गर्म है। हाँ, तो जो जिनको ज्यादा गर्म महसूस हो रहा है, आप हमेशा होने की बात पे जाइए, क्योंकि हम कोई चांस नहीं लेना चाह रहे। दूसरी चीज सर, आपने कल सवाल पूछा था डॉक्टर आकांक्षा से जी, मैं थोड़ा क्लैरिटी कर दूं। आपने पूछा था कि आपको 1 साल हुआ है डायबिटीज, मतलब साल भर में डायग्नोस होने के बाद ही आपको रेटिनोपैथी का डायग्नोसिस भी एक अर्ली स्टेजेस में हुआ। हाँ, 1 साल करीब शुगर पहले हुआ था और बाद में ही हो गया। हाँ, तो सर उसमें पता क्या है कि एक चीज हमें नोट करनी है कि अगर मुझे आज डायबिटीज डायग्नोस हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डायबिटीज 1 महीना पहले शुरू हुई। ये डायबिटीज शुरू होने का जो समय है पीछे 5 से 10 साल से ही शुरू होना, डेवलप होना शुरू हो गया।
आज मुझे इसलिए पता चला है क्योंकि आज बाई चांस ये डायग्नोस हुई है, या फिर मेरे को कोई ऐसा सिम्टम नजर आया तो मैं डॉक्टर के पास गया और मुझे डायग्नोस हुआ। 90% ऑफ द केसेस में डायबिटीज जो डायग्नोसिस होती है वो बाई चांस होती है। आप अपने स्क्रीन टेस्ट के लिए गए, स्क्रीनिंग के लिए गए, और उसमें आपको पता चला कि आपके शुगर लेवल्स भी बढ़े हुए हैं। जो बाकी के 10% हैं वो लोग इधर या तो उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री होती है इसलिए उनको जल्दी पता चल गया, या फिर वो खुद से जाके प्रोएक्टिवली अपनी जांच कराने चले गए, या फिर उनको कुछ ऐसा सिम्टम महसूस होना शुरू हो गया कि वो चले। तो लेकिन अगर मुझे आज पता चल रहा है कि मेरे शरीर में डायबिटीज ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो ये बढ़ा हुआ होना शुरू कब हुआ? ये पिछले 5 साल से बढ़ना शुरू हो गया। इसलिए इसको साइलेंट बीमारी बोलते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता ये कब से शुरू हुआ और कब हमें पता चलेगा। तो अगर मान लीजिए मेरे को 10 साल पहले शुगर बढ़ना शुरू हो गई थी और मुझे 10 साल के बाद पता चला, तो क्या इन 10 सालों में शुगर का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ होगा? जरूर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी अंग पे थोड़ा बहुत असर जरूर हुआ होगा। इसलिए जब आपने 1 साल के बाद जांच करी तो किसी शरीर के अंग में कोई ना कोई दिक्कत आपको जरूर पता चलेगी। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग बहुत फॉर्चुनेट होते हैं जिनको टाइम से पता चल गया और उनके कोई अभी कॉम्प्लिकेशन, लेकिन जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर 1 साल में ये कॉम्प्लिकेशन हुई। ये कॉम्प्लिकेशन होना काफी देर पहले शुरू हो गया था, जिसका हमें अब पता चला। तो लेकिन जिस दिन हमें पता चला उस दिन से हम अपनी शुगर लेवल्स कंट्रोल करेंगे, उस कॉम्प्लिकेशन पे काम करना शुरू करेंगे। नहीं, ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जो एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, बट माय केस इज डिफरेंट। व्हाट आई वाज टेलिंग इज दैट शुगर जब मुझे डिटेक्ट हुआ उससे पहले भी मैंने उस वक्त बताया नहीं, बट आई यूज्ड टू गेट इट चेक्ड मोर देन वंस इन अ ईयर। तो इसलिए कोई 10 साल से होने का स्कोप नहीं था वहां पर। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज रेटिनोपैथी, जो मुझे आज से 20 साल पहले हुई है, शुगर 21 साल पहले हो गई थी, तो उसमें अभी तक जो रेटिनो स्पेशलिस्ट हैं, दे से दिस रेटिनोपैथी इज नॉट बिकॉज ऑफ योर शुगर लेवल्स। Okay. They have many times they are told that you have maintained your sugar levels, and it is not. There are other complications, not because of sugar. Your retinopathy is not because of sugar. Yes. I could not explain this thing earlier. I wanted to say this thing that even today I have got a retinopathy in both the eyes, but this is not because of my sugar. Yes, that is again possible, sir. In your case, this might be true, as your doctor said, and given your history, there are other factors, there are other risk factors, there are other problems that can cause retinopathy. And the good thing is, आपने डायबिटीज को फर्दर उस पे इफेक्ट नहीं होने दिया. This is what they say. The diabetes is not affecting it. Yes. It is age-related. They say age-related retinal. आप क्यों चढ़ के आते हो? मुझे बुला लिया करो ना, मैं आऊंगी. एक तो मेहनत करते हो लोग. अच्छा दीदी, आप ये प्लीज अंदर आ जाओ. पलट के देखोगे? अंदर आ जाओ. प्लीज. हेलो. जी. और कोई सवाल? किस रिलेटेड प्रॉब्लम ये था, एज-रिलेटेड मैक्युलर डैमेज. Yes. Because of age, not because of sugar. Yes. That can also happen, sir. Yeah, that is the exact name of the age-related macular damage. I hope it's been controlled now, and you. Control means, I mean, it is stable now. But so far there is no treatment for it. Yes. There is no. There are some advanced treatments there, but I don't think so. You are the ideal candidate for that. As long as my doctors have told so far they are waiting for it. Research is going on. Yeah. But so far nothing has come out to repair the retina. It is not possible. Exactly. Only repair can be done. There cannot be any replacement of retina. It is not possible at all. You are absolutely right. Retina cannot be replaced. It has to be grown there itself. So that research is going on, whether there's old retina in place of old retina, which has, whose cells are damaged,
whether those cells can be regenerated. That research is going on, but so far nobody has succeeded. You are absolutely right, sir. I'm very happy that you're up to date with the treatment and research. And Thank you very much. See, disease is one thing, and the patient has to be aware of the disease. Half of the problem is solved if patient is aware of the disease. Absolutely. For example, why I am listening to you? Because I want to know more and more about my sugar, what damage it can do to me, so that I can take steps at proper time to avoid those damages. That's the So right every approach. patient should be, in my opinion, every patient should be aware of the disease and its problems and solutions. Absolutely right, sir. Half the battle is done when we know what we are dealing with. Yes. Right, sir? थप्पड़ balcony को चलेगा. So we have Mr. and Mrs. Kohli as well with us. Sir, आपका कोई सवाल इस बारे में पूछना चाहते हो? Doctor, Mr. Ravinder has been having diabetes for last 15 years. He was diagnosed in 2004. So basically, it is under control. At this moment, also the fasting is okay. That is 106. But yesterday we checked post that is PP, that was 280. So we are worried in this one. Basically, I mean, I checked actually PP after a long time, and we were worried about it. Don't worry, sir. Exactly what happened is कि आपने मॉनिटर करना बीच में बंद कर दिया होगा. नहीं, वॉक एक्सरसाइज वगैरह तो वैसे भी इतनी है, करीब नहीं करते. नहीं, आजकल कम हो गई है. मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं. मॉनिटरिंग थोड़ी कम की हुई है. तो यही सबसे बड़ा इशू डायबिटीज में यही है कि हम जब हमें लगता है कि शुगर कंट्रोल में है तो उसके बाद हम मॉनिटरिंग करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं. और जो डायबिटीज है ये फ्लक्चुएट होती रहती है. ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट होते रहते हैं. 2 महीने में एक बार इनमें फ्लक्चुएशन आएगी. हमें उसी समय एक्ट करना है, उसी समय अपनी दवाई जो है डोसेज एडजस्ट करना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है. Good that you come to know that your PP is high. I would suggest you that you do further checking for a couple of days. That would be post breakfast. Breakfast के 2 घंटे बाद, लंच के 2 घंटे बाद और रात के खाने के 2 घंटे बाद. Okay. So for 2-3 days आप ये जांच करिए, इसको नोट करके रखिए, and then show me, let me know, and we'll see कि ये शुगर नाश्ते के बाद ज्यादा बढ़ रही है या दिन में ज्यादा बढ़ रही है या रात में ज्यादा बढ़ रही है. इस हिसाब से आपकी दवाई का डोसेज जो है वो एडजस्ट. All right. So that after monitoring only we will do regular. That is the right approach. Once we know your whole day blood sugar levels, then only we'll do the right thing in terms of adjusting your dosage, in terms of adjusting your lifestyle. Okay, thank you. Can I ask another question about diabetes? Hello. Yes, sir. Please. There is some sound coming. आप प्लीज म्यूट कर दीजिए बाकी लोग प्लीज. Hello. My question is about this sugar levels. Hello. Yes, I can hear you, sir. Sugar. Sir, you told yesterday or earlier that in an old patient, diabetic patient, higher sugar levels are permissible, rather preferable than as compared to lower levels. Yes. My question is that in a healthy person who is non-diabetic, why lower sugar levels will work, and why in a diabetic person higher sugar level is required at higher age? Yes. So, sir, when I say higher sugar levels, I don't mean extremely high sugar levels. The other day I told you the range. कि इस रेंज में आपको रिलैक्सेशन है. जैसे कि फास्टिंग में हम एग्रेसिव कंट्रोल नहीं कर रहे, हम 100 तक नहीं रख रहे, हम 110 से 130 तक अलो कर रहे हैं, राइट. वैसे पीपी में हम 140 के अंदर नहीं रख रहे, हम 160 180 तक, इवन जो 80 ईयर से ऊपर है 200 तक अलो करते हैं.
अलो करने का मतलब हमको इससे दिक्कत नहीं है, हमको लो शुगर से दिक्कत है, ज्यादा से नहीं। बट जब ये 200 से ज्यादा हो जाएगी, फास्टिंग 150 से ज्यादा हो जाएगी, तो वो अलाउड नहीं है। तो लैक्टेशन भी विद इन द लिमिट, विद इन द टारगेट, राइट। तो दूसरी चीज आपने जो पूछी कि यंगर जनरेशन में लो शुगर क्यों परमिसिबल है देन हायर शुगर, राइट? नॉट यंगर, आई मीन नॉन डायबिटिक में अगर वो 110 तक ही लिमिटेड होना चाहिए, डायबिटिक में 130 तक अलाउ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो डायबिटिक है, एल्डरली है, ये अलो हम सिर्फ एल्डरली लोगों में कर रहे हैं, 50 साल के नीचे में नहीं कर रहे। जो एल्डरली है, जो डायबिटिक है, उनमें लो शुगर के जो सिम्टम्स हैं वो मास्क हो जाते हैं। मास्क हो जाने का मतलब कि आपके जो सिम्टम लो शुगर के हैं, आप उसको दूसरी बीमारी के या किसी दूसरी कंडीशन के सिम्टम्स भी मान सकते हैं और उसको निग्लेक्ट कर देंगे। और अगर हम लो शुगर को निग्लेक्ट कर देंगे तो ये इमरजेंसी कंडीशन में चेंज हो जाएगी, क्यों जाना पड़ा आपको, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में चेंज हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा हो गए। तो क्या पोजीशन क्या चल रही है वहाँ पे आर्टमिस में? प्लीज, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? हाँ, यस। सो जैसे लो शुगर के कुछ सिम्टम्स हैं कि जैसे शुगर कम होने शुरू होती है, हमको थोड़ा सा लिथार्जी आना शुरू हो जाएगी, बेड से उठने का मन नहीं करेगा, थोड़ा सा स्वेटिंग होगी, थोड़ा सा शेकिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये अर्ली सिम्टम्स हैं लो शुगर के। इसी तरह के सिम्टम्स आपको फ्लू में भी मिलेंगे। हाँ, आपको टेम्परेचर लगेगा कि थोड़ा टेम्परेचर है, शायद इसलिए स्वेटिंग हो रही है। मेरे को बुखार हो रहा है, शायद इसलिए शेकिंग हो रही है। मेरे को फ्लू है, इसलिए मेरा उठने का मन नहीं कर रहा, मुझे लेथार्जी है। तो आप ये लो शुगर के सिम्टम्स इग्नोर करेंगे और आपको लगेगा कि ये दूसरी बीमारी के सिम्टम्स हो सकते हैं और मैं उस पर कोई एक्शन नहीं लूंगा। तो अगर मैं एक्शन नहीं लूंगा तो मेरा लंबे समय तक लो शुगर रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे शरीर के जो इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन है उन तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच रहा, उन तक प्रॉपर कैलोरीज नहीं पहुंच रही। और मेरे को जहाँ इमीडिएटली एक्शन लेना था, मैंने इमीडिएटली ना लेके 2-3 घंटे के बाद कुछ खाया अपने नॉर्मल रूटीन से। कई केसेस में ये लो शुगर हो जाएगा कि आपको बेहोशी हो सकती है, कोई आपके आसपास ना हो, तो ये करेक्शन नहीं होगी, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। So this is an extra precaution that some higher level is permissible instead of the lower. Elderly people might just miss the symptoms of low sugar and do not act on it, which in turn can be life threatening condition. तो इसलिए हम कहते हैं कि लो शुगर आपके लिए ज्यादा डेंजरस है rather than having some higher sugar. But there some danger, I think, because we are crossing the level. So higher levels, say beyond 110, so you are allowing up to 130 or so. So from 110 to 130, the extra 20, will it not do some damage to the body? Not as much as the low sugar level will do. I see. So we have to weigh the pros and cons of all the things, right? कि इसके ज्यादा नुकसान है या उसके ज्यादा नुकसान है। नुकसान तो दोनों चीजों के कहीं ना कहीं हो ही रहे हैं सर, लेकिन कौन सी ज्यादा सीवियर कंडीशन है, हमको उस पे पहले काम करना। Thank you, Doctor. Yes, I have a question. As you know, my husband takes 4 insulin a day. But with the insulin, his sugar is controlled and with the food is controlled throughout the day. But evening time before dinner, it always goes up as compared to the whole day. You know, I keep the chart, so I see that it is already controlled in throughout the day. But just before giving dinner and injection, we always check. He has to be pricked 4 times a day to see the level, and according to that we decide how much unit we should give. But always it is I don't know why this evening time it gets up. मैम, आप दिन में किस समय इंसुलिन देती हैं और कौन सी इंसुलिन देती हैं? दिन में 3 बार एपिड्रा 10 to 12. नहीं, and then in the night से पहले, हाँ नाश्ते से पहले, लंच से पहले और एक बार डिनर से पहले, एंड देन डिनर के बाद में 10 बजे टू। और लंच और डिनर में कितना गैप रहता है आपका इनका?
काफी उन्हें लंच तो लेते 12:30, डिनर लेते 8। बीच में कोई स्नैक्स लेते हैं? बीच में बहुत मामूली से स्नैक्स देते हैं, थोड़ा सा बॉइल्ड 2 क्रैकर्स ऐसा, मतलब हम वो चाहते हैं क्योंकि ही टेक्स स्टेरॉइड, ही इज ऑन स्टेरॉइड, तो उनको भूख बहुत लगता है, तो ही आस्क फॉर फूड बट वी डोंट गिव हिम, ट्राई नॉट टू गिव हिम। इन बिटवीन लंच एंड डिनर कोई और दवाई इनकी शुगर की चल रही है? हाँ, वो डायटोल, यू नो दैट डायटोल लेते हैं फॉर डायबिटीज, दैट इज इट्स फॉर दैट किडनी हैज आल्सो अफेक्टेड। डायबिटीज की कोई दवाई चलती है लंच और डिनर के बीच में? नहीं, डायबिटीज का नहीं। तो मैम ये जो आपका रीजन है, देखिए इसी वजह से है बढ़ने का। हम जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन इनको लंच से पहले दे रहे हैं वो 3-4 घंटे ही काम करती है। वो उसके बाद जैसे आपने 12 बजे दी तो वो 3-4 बजे तक काम करेगी, उसके बाद उसका काम करना कम हो जाएगा। नहीं, he takes Europa also. He takes one tablet also. कितने बजे? Before lunch, then before dinner also. That's what I'm saying. The gap between lunch and dinner is high, and the medicine that is being given does not work throughout that time period. इसलिए इनका बढ़ रहा है. So we might have to add one medicine in this time period. Maybe the insulin might be changed to the other one which works longer than the epidural. So we cover that time period gap. So I can come back to you on this. I think we should speak that privately on the other one-to-one, and let's see where we can check it. अभी कितना बढ़ जाता है शाम में? It is sometimes below 300, but 280, 270. We are very happy to see that it is 270, 260. That do we really feel? What is this HbA1c level? That's 7 point something. और इसी रेंज में मेंटेन करते रहे हैं पिछले साल से? हाँ, नहीं, बीच में बढ़ गया था, 9 हो गया था। So लास्ट कब किया था आपने? Last few days back. Okay. So let's continue with this regime. Do it again after 3 months. Let's see the overall control कैसा है. Sometimes the overall control is more important than particular times blood sugar level. Yes. Now overall control is not that bad. It's 7 point something. But, and that is absolutely fine. Absolutely. Let's see what will be the next HbA1c levels, and then we'll decide whether to change the regime or not. And he has that retina problem, and he had laser surgery for the retina, and because the retina was ruptured and there was a blood, and then one that's after again another. diabetic complications. Multiple complications. We have to keep checking, keep monitoring, keep up with the treatment. Okay, so if there are no other questions, I want to ask you, there are still many complications of diabetes left that we have not discussed in depth. Like today we discussed diabetic foot. So there is nephropathy, kidney related problems. There is cardiovascular issues related to diabetes. There are retinopathy. There is retinopathy we have not discussed in depth. So I want to ask you, what would you like to discuss tomorrow? आप लोग डिसाइड करिए कि आज कौन सा टॉपिक पे बात करें. आप डायबिटीज की किडनी रिलेटेड चीज पे बात करना चाह रहे हैं, या आंखों की बात करना चाह रहे हैं, या जो दिल और दिल की आर्टरीज के रिलेटेड रिस्क हैं उन पे बात करना चाह रहे हैं? Yes, ma'am. I have some blood circulation problem. Okay. So I want to discuss about that. Tell me, ma'am. Sometimes he doesn't.
Do you want to discuss your issue with me on the phone, one to one? I think actually at this moment she can't even recollect what she wanted to talk. So what I'll do, sir, I will call you back after the session. So you can tell me one to one what is the issue. ठीक है, that will be better. So सुरिंदर जी कल किस टॉपिक पे बात करें, आप बताइए. उनको बात नहीं हो पा रही. यस मैम, आप बताइए स्वर्णा जी. Or any complication related to diabetes. My husband has all of them. So anything will be helpful for me. Okay. Thank you. Kanalpuri, Thank you very much. आपका कोई इनपुट इस पे? सर आपका म्यूट है आपका. डॉक्टर साहब, हाँ जी सर. मैं कह रहा था लिवर या किडनी के ऊपर हो जाए दैट विल बेटर. ठीक है. तो कल किडनी ले लेते हैं, फिर उसमें लीवर अगर हो पाएगा कवर तो वो भी कर लेंगे, नहीं तो फिर लीवर पड़ सकता है. चलो ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. बाय. ब्यूटीफुली कवर्ड. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.